तो आज की कहानी है चांदी की। बिल्कुल। एक ऐसी कहानी जिसमें पिछले कुछ दिनों में जबरदस्त ड्रामा, एक्शन और सस्पेंस सब कुछ देखने को मिला है। हाँ बिल्कुल। मतलब चांदी पहले तो किसी रॉकेट की तरह ऊपर गई और फिर उतनी ही तेजी से एक पत्थर की तरह नीचे भी आ गई। हाँ, और जब भी बाजार में ऐसा होता है ना, तो ये सिर्फ कीमतों का उतार चढ़ाव नहीं होता, ये हजारों लाखों निवेशकों की उम्मीदों, उनके डर और मतलब उनकी साइकोलॉजी की कहानी बन जाता है। बिल्कुल। और इसी कहानी की परतों को खोलने के लिए बड़ा ही मजेदार विश्लेषण है। तो चलिए आज इस चांदी के चक्कर को जरा खोल कर देखते हैं कि पर्दे के पीछे चल क्या रहा था। इस रिकॉर्ड तेजी और फिर अचानक आई सुनामी के पीछे का असली खेल क्या है। ये कहानी वाकई में बहुत दिलचस्प है। देखिए, इस विश्लेषण का मकसद सिर्फ ये बताना नहीं है कि क्या हुआ, बल्कि ये समझना है कि ऐसा क्यों हुआ। सही बात है। वो कौन सी ताकतें थीं जो चांदी को खींचकर 2 लाख के पार ले गईं, और फिर वो क्या था जिसने उसका पैर खींचकर उसे नीचे गिरा दिया, और सबसे जरूरी, इस पूरे खेल से एक आम निवेशक के लिए सीखने वाली बात क्या है। चलिए तो सबसे पहले सीन को सेट करते हैं, आखिर हुआ क्या था। हाँ, चांदी ने एक ऐसा रिकॉर्ड बनाया जो पहले कभी नहीं बना था। भारत में MCX पर यानी वायदा बाजार में चांदी की कीमत पहली बार 2 लाख रुपए प्रति किलो के आंकड़े को पार कर गई। एक ऐतिहासिक पल था वो। हाँ बिल्कुल। और ये जो 2 लाख का आंकड़ा है ना, ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, ये एक साइकोलॉजिकल लेवल है, एक मनोवैज्ञानिक बाधा। अच्छा। हाँ, जैसे क्रिकेट में सचिन के लिए 100वां शतक था। जब कोई चीज ऐसे बड़े गोल आंकड़े को छूती है तो वो सबकी नजरों में आ जाती है, न्यूज चैनलों पर सुर्खियां बन जाती हैं, और जो लोग अब तक इसे नजरअंदाज कर रहे थे वो भी मुड़कर देखने लगते हैं। एकदम सही कहा, लेकिन असली ड्रामा तो इसके बाद शुरू हुआ। इस विश्लेषण में जो सबसे चौंकाने वाली बात है वो ये कि जैसे ही चांदी ने 2 लाख के स्तर को छुआ, मानो किसी ने ऊपर से एक बड़ा सा सेल बटन दबा दिया हो। हाँ बिल्कुल। अचानक एक भारी गिरावट आई और जो कीमत 2 लाख के पार थी वो कुछ ही देर में वापस 1,95,000 के नीचे फिसल गई। मतलब जिन लोगों ने फोमो यानी मौका छूट न जाए के डर से हाँ, सबसे ऊंची चोटी पर खरीदारी की, वो बुरी तरह फंस गए। और ये सिर्फ भारत की कहानी नहीं थी। नहीं, ये ग्लोबल था। हाँ, ग्लोबल मार्केट में भी यही हुआ। चांदी लगभग $65 प्रति औंस तक गई और फिर धड़ाम से गिरकर $63 के भी नीचे आ गई। इस विश्लेषण में उस दिन के चार्ट का जिक्र है और वो देखने लायक है। ये जरूरी है। सोचिए कि स्क्रीन पर एक हरी लंबी मोमबत्ती है जो धीरे धीरे मजबूती से ऊपर की तरफ जा रही है। ये खरीदारों की ताकत दिखा रही है। ठीक है। और फिर अचानक उसके ठीक बगल में एक उससे भी बड़ी मोटी लाल मोमबत्ती बन जाती है जो उस हरी मोमबत्ती को पूरा का पूरा निगल लेती है। वाह, क्या बढ़िया समझाया। ट्रेडिंग की भाषा में इसे बेरिश इंगल्फिंग पैटर्न कहते हैं। अच्छा, ये इसका टेक्निकल नाम है। हाँ, इसका मतलब है कि बेचने वाले इतनी जबरदस्त ताकत से बाजार में आए कि उन्होंने पिछले कई घंटों या शायद पूरे दिन की खरीदारों की मेहनत को एक झटके में मिटा दिया। ओहो। ये बाजार में अचानक आए खौफ या कहें कि स्मार्ट मनी के प्रॉफिट बुक करने का सबसे साफ संकेत होता है। ये दिखाता है कि भाई पार्टी खत्म हो गई है। तो ये तो साफ है कि बाजार में भूचाल आ गया। लेकिन मेरे दिमाग में ये सवाल घूम रहा है कि आखिर ये तूफान उठा ही क्यों? अगर सब कुछ इतना अच्छा था कि चांदी 2 लाख के पार पहुंच गई, तो ऐसा क्या गलत हुआ कि उसे इतनी बुरी तरह से गिरना पड़ा? चलिए पहले तेजी के कारणों को समझते हैं। हाँ, रॉकेट उड़ा क्यों, ये समझना जरूरी है। इस विश्लेषण में पहला और सबसे बड़ा कारण बताया गया है अमेरिकी फेडरल रिजर्व यानी अमेरिका के सेंट्रल बैंक का रुख। अच्छा। जब फेड ने संकेत दिए कि वो भविष्य में ब्याज दरें घटा सकता है, तो बाजार में एक तरह से जश्न का माहौल बन गया। सस्ती दरों का मतलब होता है कि पैसा आसानी से उपलब्ध होगा, जो कमोडिटी मार्केट के लिए अच्छा होता है। और इसी से जुड़ा दूसरा पॉइंट है डॉलर का कमजोर होना। विश्लेषण बताता है कि डॉलर इंडेक्स 100 के नीचे चला गया था। इसका चांदी की कीमत से क्या लेना देना है? इसका सीधा और गहरा लेना देना है। देखिए, दुनिया में ज्यादातर कमोडिटीज की कीमत डॉलर में तय होती है। हाँ। तो जब डॉलर खुद कमजोर होता है तो बाकी देशों की करेंसी रखने वालों के लिए चांदी, सोना या तेल खरीदना सस्ता हो जाता है। अच्छा, ऐसे काम करता है ये? हाँ, मान लीजिए आपके पास रुपए हैं। अगर डॉलर 1% कमजोर हो गया तो आपके लिए चांदी अपने आप 1% सस्ती हो गई, भले ही उसकी डॉलर की कीमत वही रहे। इससे मांग बढ़ती है। तो क्या ये पत्थर की लकीर है कि डॉलर गिरेगा तो चांदी बढ़ेगी ही? इस पर वीडियो में एक बहुत अच्छी बात कही गई है। ये कोई 100% गारंटी वाला नियम नहीं है,
बाजार में कुछ भी 100% नहीं होता। सही बात है। लेकिन 10 में से 8 बार ऐसा ही होता है। ये एक मजबूत सह संबंध मतलब कोरिलेशन है, जिस पर बड़े-बड़े ट्रेडर्स अपनी नजर रखते हैं। ये हवा के रुख जैसा है जो बताता है कि नाव किस दिशा में जाएगी। ठीक है, डॉलर वाली बात समझ आई। लेकिन मैंने सुना है कि सोने की बढ़ती कीमतों का भी इसमें कुछ हाथ था। क्या ऐसा हो रहा था कि सोना आम निवेशक की पहुंच से इतना बाहर हो गया कि लोगों ने कहा चलो चांदी ही सही? आपने बिल्कुल सही नब्ज पकड़ी है। अच्छा। हाँ, इसे कहते हैं रिलेटिव वैल्यू का खेल। सोना पहले से ही अपने ऑल टाइम हाई पर चल रहा था, बहुत महंगा हो चुका था। तो पैसा स्वाभाविक रूप से महंगे सोने से निकलकर सस्ती चांदी की तरफ बहने लगा। ये एक क्लासिक कैचअप रैली थी। लेकिन इस विश्लेषण में जिस कारण को सबसे ज्यादा वजन दिया गया है वो है चांदी की औद्योगिक मांग। मतलब ये सिर्फ एक निवेश की वस्तु नहीं है। हाँ, और यही चांदी की कहानी को सोने से बहुत अलग और दिलचस्प बनाता है। ये सिर्फ एक गहना या सिक्का नहीं है, ये भविष्य की तकनीक की रीढ़ की हड्डी है। जरा इसे और खोलकर बताइए, किन किन उद्योगों में इसका इस्तेमाल हो रहा है? देखिए, चांदी किसी भी धातु के मुकाबले बिजली की सबसे अच्छी सुचालक मतलब कंडक्टर है। हाँ। तो जहां भी बिजली का बेहतरीन इस्तेमाल करना है वहां चांदी चाहिए। एक, सोलर पैनल्स। सूरज की रोशनी को बिजली में बदलने के लिए चांदी के पेस्ट का इस्तेमाल होता है। अच्छा। अब दुनिया ग्रीन एनर्जी की तरफ भाग रही है, मतलब सोलर पैनल्स की मांग बढ़ रही है, तो चांदी की मांग भी बढ़ रही है। सीधा कनेक्शन है। बिल्कुल। 2 इलेक्ट्रिक गाड़ियां मतलब ईवीज। एक सामान्य पेट्रोल कार के मुकाबले एक ईवी में लगभग दोगुनी चांदी लगती है। दोगुनी? हाँ, बैटरी कनेक्शन से लेकर हर छोटे से छोटे स्विच और सर्किट तक में चांदी का इस्तेमाल होता है। 3, इलेक्ट्रॉनिक्स और 5G। आपके स्मार्टफोन, लैपटॉप, टैबलेट, इन सब में चांदी है। जैसे जैसे डिवाइस छोटे और ज्यादा शक्तिशाली हो रहे हैं, चांदी की जरूरत और बढ़ रही है। और तो और हेल्थ केयर में भी इसके एंटीबैक्टीरियल गुणों की वजह से इसका इस्तेमाल होता है। तो ये सिर्फ कागजी तेजी नहीं थी, इसके पीछे एक मजबूत वास्तविक दुनिया की मांग का आधार था। वाह, मतलब चांदी सिर्फ तिजोरी में रखने की चीज नहीं बल्कि हमारी रोजमर्रा की जिंदगी का हिस्सा बन रही है। बिल्कुल। और आखिर में वो कारण जिसके बिना कोई भी बड़ी तेजी पूरी नहीं होती, फोमो यानी फियर ऑफ मिसिंग आउट। ये बाजार का सबसे खतरनाक नशा है। हाँ, सही कहा। ये आपको महसूस कराता है कि कहीं एक जबरदस्त पार्टी चल रही है और आप ही अकेले बाहर दरवाजे पर खड़े हैं। और जैसे ही आप दरवाजा खोलकर अंदर जाते हैं, आपको पता चलता है कि पार्टी तो खत्म हो चुकी है और अब आप बिल चुकाने के लिए फंस गए हैं। हाँ, क्या बढ़िया एनालॉजी है। इस विश्लेषण के अनुसार ये फोमो वाले निवेशक ही थे जिन्होंने कीमत को 1,90,000 से 2 लाख तक का आखिरी धक्का दिया। ये वो लोग हैं जो तर्क से नहीं, भावना से खरीदते हैं। और जब गिरावट शुरू होती है तो सबसे पहले घबराकर बेचने वाले भी यही होते हैं, जिससे गिरावट और तेज हो जाती है। तो फिर यहीं से अगला सवाल खड़ा होता है, अगर औद्योगिक मांग इतनी मजबूत थी, डॉलर कमजोर था, फेड का रुख नरम था, तो फिर ये शानदार पार्टी अचानक खत्म क्यों हो गई? गिरावट क्यों आई? इसका सबसे सीधा और सरल जवाब है प्रॉफिट बुकिंग। लेकिन ये शब्द जितना सरल लगता है, इसके पीछे का मनोविज्ञान उतना ही गहरा है। हाँ, विश्लेषण भी इसी पर सबसे ज्यादा जोर देता है। मतलब जिन लोगों ने कम कीमतों पर, मान लीजिए 1 लाख या 1.5 लाख पर चांदी खरीदी थी, उन्होंने 2 लाख के रिकॉर्ड स्तर को मुनाफा वसूलने का एक सुनहरा मौका समझा। इसमें कुछ गलत तो नहीं है? बिल्कुल गलत नहीं है, ये बाजार का नियम है। लेकिन यहाँ एक बहुत गहरी बात समझने वाली है जो वीडियो में बताई गई है। वो क्या? बाजार में किसी चीज को सीढ़ी दर सीढ़ी ऊपर ले जाने में महीनों की मेहनत, पैसा और सकारात्मक खबरें लगती हैं, लेकिन उसे लिफ्ट से नीचे लाने में कुछ घंटे या दिन ही काफी होते हैं। इसका मतलब है कि बेचने वाले खरीदने वालों पर पूरी तरह हावी हो गए। हावी हो गए ये तो बहुत छोटा शब्द है, इसे एक सुनामी समझिए। अच्छा। खरीदने वालों की छोटी छोटी नावें बेचने वालों की एक विशाल लहर के सामने टिकी नहीं पाईं। 1 घंटे के अंदर सारा खेल पलट गया। 1 घंटे में? हाँ, यही कारण है कि शॉर्ट सेलर्स यानी वो लोग जो बाजार के गिरने पर दाव लगाते हैं, अक्सर बहुत तेजी से पैसा बनाते हैं, क्योंकि गिरावट की रफ्तार चढ़ाई की रफ्तार से कहीं ज्यादा होती है। जैसे ही 2 लाख का मनोवैज्ञानिक स्तर पार हुआ, बड़े खिलाड़ियों यानी स्मार्ट मनी को अपना मुनाफा निकालने का इससे बेहतर मौका नहीं मिल सकता था। उन्होंने बेचना शुरू किया और फोमो में खरीदने वाले छोटे निवेशक उनके जाल में फंस गए।
तो सबका निचोड़ क्या है? क्या इसका मतलब यह है कि चांदी खराब निवेश है या ये पूरा खेल ही सट्टेबाजी का था? नहीं, और यही इस विश्लेषण का सबसे बड़ा सबक है। सोना, चांदी या स्टॉक मार्केट, कोई भी चीज अपने आप में अच्छी या बुरी नहीं होती। बुरी होती है आपकी एंट्री और एग्जिट की टाइमिंग और उसके पीछे की आपकी सोच। जो सबसे बड़ा सबक बताया गया है वो है जल्दी रिटर्न या रातों रात अमीर बनने की चाहत से बचना। सही पकड़ा। बाजार उन लोगों को सबसे पहले बाहर फेंकता है जो शॉर्टकट ढूंढते हैं। वो सबक सिर्फ धैर्य रखना नहीं है, बल्कि यह समझना है कि औद्योगिक मांग एक फ्लोर प्राइस या न्यूनतम स्तर तो बना सकती है, लेकिन सट्टेबाजी और फोमो से आई तेजी हमेशा अस्थायी होती है। अच्छा। एक स्मार्ट निवेशक शायद इस गिरावट को उस मजबूत औद्योगिक मांग के आधार पर धीरे धीरे खरीदने का एक मौका समझेगा, ना कि सिर्फ घबराकर बाहर निकल जाएगा। वो जानता है कि झाग मतलब फ्रॉथ हट रहा है, लेकिन नीचे की कॉफी अभी भी मजबूत है। इस विश्लेषण में दिवाली के समय का एक बड़ा दिलचस्प उदाहरण भी दिया गया है। बताया गया है कि भारत में जमीनी स्तर पर यानी सर्राफा बाजार में चांदी की कीमतों और वायदा बाजार मतलब फ्यूचर्स मार्केट की कीमतों में एक बड़ा अंतर था। इसका क्या मतलब है? ये बाजार की परतों को दिखाता है। सबसे पहले तो वायदा बाजार को सरल शब्दों में समझ लेते हैं। हाँ, बताइए। ये वो बाजार है जहां आप आज के दिन भविष्य की किसी तारीख पर किसी चीज को खरीदने या बेचने का सौदा करते हैं। ये असल डिलीवरी के लिए कम और कीमतों पर दाम लगाने के लिए ज्यादा इस्तेमाल होता है। ठीक है, तो दिवाली के समय जब भारत में धनतेरस की वजह से असली यानी फिजिकल चांदी की मांग बहुत ज्यादा थी, तब वायदा बाजार की कीमत और असली बाजार की कीमत में एक अंतर पैदा हो गया था। तो दोनों अलग अलग चल रहे थे। हाँ, ये आर्बिट्रेज का एक क्लासिक मौका था। इसका मतलब है कि एक ही चीज यानी चांदी दो अलग अलग बाजारों में अलग अलग कीमत पर मिल रही थी। तो एक होशियार ट्रेडर तुरंत असली बाजार से सस्ती चांदी खरीदकर उसे वायदा बाजार में महंगे दाम पर बेचकर बिना किसी जोखिम के मुनाफा कमा सकता था। वाह! ये उदाहरण दिखाता है कि बाजार हमेशा उतना सीधा नहीं होता जितना स्क्रीन पर दिखता है। इसकी अपनी जटिलताएं हैं। तो आज हमने चांदी के बाजार में हुए इस जबरदस्त उतार चढ़ाव की पूरी कहानी को परत दर परत खोला। हमने समझा कि कैसे अमेरिकी फेड के फैसलों, कमजोर डॉलर, सोने की महंगी कीमतों और सबसे बढ़कर भविष्य की टेक्नोलॉजी में चांदी की जबरदस्त औद्योगिक मांग ने मिलकर इसे 2 लाख की रिकॉर्ड ऊंचाई तक पहुंचाया। और हमने ये भी देखा कि कैसे फोमो ने इस आग में घी डालने का काम किया। हाँ। और फिर कैसे स्मार्ट मनी द्वारा की गई प्रॉफिट बुकिंग की एक ही लहर ने इस पूरी तेजी पे पानी फेर दिया। और सबसे महत्वपूर्ण सबक जो सामने आया वो ये कि निवेश का खेल एक मैराथन है, 100 मीटर की दौड़ नहीं। किसी भी संपत्ति में सफलता के लिए भावनाओं पर काबू, गहरी समझ और सही रणनीति की जरूरत होती है। बिल्कुल। ये विश्लेषण हमें एक बहुत ही जरूरी सवाल के साथ छोड़ जाता है। 2 लाख की चोटी को छूने के बाद जब चांदी इतनी बुरी तरह गिरी, तो अब इसका अगला पड़ाव क्या होगा? बहुत बड़ा सवाल है। बाजार को एक नया स्तर खोजने में कितना समय लगता है? और वो कौन से संकेत होंगे जो बताएंगे कि मुनाफा वसूली का ये तूफान अब थम गया है और अब असली कीमत की खोज शुरू हो रही है? ये एक ऐसा सवाल है जो आने वाले दिनों में हर निवेशक के दिमाग में घूमता रहेगा।